नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा 6 महीने में यूपीएससी सीएससी 2023 में सफलता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यह चर्चा होने वाली है। और आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि इसका प्रसारण बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर होने वाला है और इसका प्रसारण 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप को डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकें। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विक्रम एस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर पहला कथन है, यह भारत का प्रथम निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है, कल भी हमने इस पर बातें की थी। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह 3 चरणों वाला एक उपध्रुवीय प्रक्षेपण यान है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं विक्रम एस के बारे में, तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसके अनुसार विक्रम एस एक सिंगल स्टेज व्हीकल है। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह सेमी क्रायोजेनिक ईंधन द्वारा संचालित सिंगल पीस पूर्ण 3D प्रिंटेड सेकेंड स्टेज रॉकेट इंजन का उपयोग करता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहां पर 2 कथन गलत हैं। यहां पर जो न्यूज आया है जिसमें विक्रम एस को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। यहां पर जो विक्रम के फीचर्स है उसको लेकर के डिटेल में चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पर कब्जा और बिक्री वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और साइट्स के तहत निषिद्ध है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मगरा ऊन, पश्मीना, सहतूस और चोखला ऊन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करते हैं सहतूस सॉल को लेकर के, तो आपको ध्यान में रखना है कि सहतूस तिब्बती एंटीलोप यानी कि जो तिब्बती मृग होता है उससे प्राप्त होने वाला एक महीन अंडरकोट फाइबर है। और यहां पर जो तिब्बती एंटीलोप है उसको स्थानीय भाषा में चीरू के नाम से जाना जाता है। यहां पर इस फिगर को आप देख सकते हैं। और यह जो जानवर है वह मुख्य रूप से तिब्बत में चांगथांग पठार के उत्तरी भागों में रहने वाला प्रजाति है। और इसी से जो है सहतूस प्राप्त होता है, जिससे कि सहतूस साल बनाए जाते हैं। चूंकि ठंडी के मौसम में ये काफी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, इसीलिए इसकी मांग ज्यादा है। और इसी कारण से जो तिब्बती एंटीलोप यानी कि जो चीरू है उसका अवैध शिकार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण इसकी आबादी में भी काफी कमी आ रही थी। और इसी को देखते हुए साइट्स यानी कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है उसके द्वारा 1979 में तिब्बती एंटीलोप को जो है इसमें शामिल किया गया। यानी कि इसके शिकार पर जो है रोक लगाया गया। और इसी कारण जो सहतूस साल होता है और जो स्कार्फ होते हैं उसकी बिक्री और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो सहतूस है उसके कब्जे और बिक्री पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और साइट्स के तहत रोक लगाई गई है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है जो कि द हिंदू समाचार पत्र में आया है, वहां पर जो है इस पूरी जानकारी को दिया गया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। यहाँ पर पहला कथन है सतही तरंगे केंद्र पर ऊर्जा की मुक्ति कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करने वाली सभी दिशाओं में चलती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है वह सरफेस वेव का नहीं है बल्कि बॉडी वेव का है, यानी कि यह सतही तरंगों का डेफिनेशन नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। अगर हम सतही तरंगों की बात करें तो ये वो तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर गमन करती हैं और भूकंप से होने वाली तबाही मुख्य रूप से इन्हीं तरंगों के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजरती हैं। तो अगर हम देखते हैं पी वेव को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है पी वेव जो कि साउंड वेव की तरह ही होती हैं और ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है द्वितीयक तरंगे केवल ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से गुजरती हैं। अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें, एस वेव की बात करें, तो आप देख सकते हैं यह है एस वेव और ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर के गुजरती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक ही कथन सही है और वो है कथन 2 और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सिर्फ एक कथन ही सही है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको रिवाइज करेंगे। और नेपाल में जो भूकंप आया है उसको आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए कथनों में से कितने कथन सही हैं। यहां पर पहला कथन है NAAQS वायु गुणवत्ता के लिए मानक है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की। अगर हम इसकी बात करें तो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक वायु गुणवत्ता के लिए एक मानक है जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है और पूरे देश में लागू किया जाता है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है NAAQS के अनुपालन की निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी कि NAMP के तहत की जाती है। तो यहां पर यह कथन भी इसको लेकर के बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है NAAQS के लिए वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों के आधार पर होती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की तो यहां पर टोटल 12 पोल्यूटेंट को चेक किया जाता है, जिसका लिस्ट मैंने आपको यहां पर दे दिया है। इसके नाम को आप लोग जरूर देख लेंगे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यहां पर 8 प्रदूषक नहीं बल्कि 12 प्रदूषकों को आधार बना करके वायु गुणवत्ता को मापा जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 कथन सही हैं, कथन 1 और कथन 2, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 2 कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ न्यूज द हिंदू में आया है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कभी कभी खबरों में रहने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूररंगन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता होगा इन दोनों समिति रिपोर्टों का जो संबंध है वह पश्चिमी घाटों के संरक्षण से है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है काशी तमिल संगम, जिसको लेकर के जो न्यूज है वह PIB में आया है। अगर हम काशी तमिल संगम की बात करें तो यह जो कार्यक्रम है वह इसी वर्ष 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चलेगा और यह कार्यक्रम एक भारत
श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा होगा। इसके तहत काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यता की कड़ी को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि काशी और तमिलनाडु दोनों ज्ञान के बड़े केंद्र रहे हैं और इसीलिए इन दोनों को फिर से जोड़ने के लिए जो है इस तरह के कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, इस कार्यक्रम के तहत 12 समूह में विभाजित कुल 2500 लोग महीने भर की अवधि के दौरान ट्रेन से वाराणसी की यात्रा करेंगे, तमिलनाडु से लेकर के। और यहाँ पर तमिलनाडु में जिन स्थलों को दिखलाया जाएगा इस यात्रा के तहत, उसमें शामिल हैं चेन्नई, रामेश्वरम, कोयम्बटूर। इन समूहों में छात्र, शिक्षक, कारीगर और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल होंगे, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।